चीन जो भी दावे करे, जो भी कहता रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि आज जो पिछली बातें तो हम भूल ही जाएं, लेकिन लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह जो है चीन ने हड़प ली है। ये लेटेस्ट है, ये गिवन है। दिवाली पे जो हम लड़ियाँ लगाते हैं या होली पे पिचकारी हैं, उनकी अगर हम बात करें, बहुत सारा ऐसा सामान है जो चाइना से हम लोग ख़रीदते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके ट्रेड को कब्जा करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने कभी इतना ऐसे मुंह तोड़ जवाब कभी देना सोचा ही नहीं। आप अगर उठा के देख ले, फैक्ट्स उठा के देख रहे हैं, बट जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से हमारे एग्रेशन आया है। इंटरनल इश्यूज अगर जब सॉल्व हो पाएंगे तभी तो ऑर्डर कर रहेंगे। जैसे सरोज नगर में बॉम्ब फटा, सब जगह बॉम्ब फटा, तो इंटरनल जैसे अभी चेकिंग होती है। फेलियर किसका? फेलियर बोलूँगा कि थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है फेलियर है, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में ऐसे तो चलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अफेक्ट होंगे और उन्हें जो उनके जो राइट्स वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके लिए। हाल ही में चीन के संघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को 18 घंटे तक हिरासत में लिया गया। उसके बाद भारतीय अधिकारियों ने, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद उस महिला को छोड़ा गया। आज चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान आया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद भारत में भी लगातार ये बात हो रही है कि आखिरकार कब तक चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहेगा। आखिरकार कब तक अरुणाचल प्रदेश के लोगों का वीज़ा चीन नत्थी करता रहेगा। और हद तब हो जाती है जब हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर के लोगों का वीज़ा भी चीन ने नत्थी किया, यानी वो इस पूरे भूभाग को, यहाँ के लोगों को अपना नागरिक मानता है। इस विषय पर विदेश नीति के अच्छे जानकार मेरे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या मानते हैं। और कुछ वकील भी हमारे साथ में हैं, एडवोकेट्स भी हमारे साथ में, जो कि अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि विदेश नीति पर, चाइना की पॉलिसी पर उनका क्या मानना है। क्या नाम हुआ आपका सर? एग्नोस्टोस थियोस मेरा नाम है जी। थियोस जी, जो हम देख रहे हैं, जो लगातार खबरें आ रही हैं, चीन जिस बात को लगातार कह रहा है, और अभी मैंने अपने इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया, आखिरकार चीन कब तक दबाव की राजनीति करता रहेगा और आखिरकार कब तक जिस आपसी सम्मान की, समझौते की बात की जाती है, उसका पालन नहीं करेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल है जो देश की पूरी जनता को आज उठाना होगा, क्योंकि एक ऐसा देश जिसको भारत ने मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं बिजनेस के रूप में, और वो हमारे ऊपर ऐसी धौंस हर टाइम दिखाता है कि जैसे कि हम उसके कोई कर्जदार हैं। बिजनेस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो आपको बिजनेस दे रहा है आप उसके हितों के लिए काम करते हैं। लेकिन चीन शायद एक अनूठा देश है जो कि अपने कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ वो $100 बिलियन प्लस है, ट्रेड डेफिसिट सिर्फ। ओवरऑल अगर पिछले 10 से 15 साल का हम देखेंगे तो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन, या अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाएं तो 2 ट्रिलियन के आसपास, उससे ज़्यादा बिजनेस भारत चीन को दे चुका है। लेकिन उसके बावजूद चीन हमें नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है, पाकिस्तान को पीछे से इंफॉर्मेशन देता है, हथियार देता है, और हमें किस तरीके से और किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, ये उसकी सोच है, मानसिकता है। इसी को लेकर तकरीबन 4 महीने पहले हमने एक ओपन लेटर जारी किया था। भारत के सिटीजन्स को हमने कहा था आप इसको साइन कीजिए, और वो ओपन लेटर चीन के सिटीजन्स के लिए था कि आप अपनी सरकार को समझाइए कि बिज़नेस कैसे होता है, कस्टमर का रिस्पेक्ट क्या होता है। और चीन जो भी दावे करे, जो भी कहता रहे, लेकिन फैक्ट ये है कि आज जो पिछली बातें तो हम भूल ही जाएं, लेकिन लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह जो है चीन ने हड़प ली है। ये लेटेस्ट है, ये गिवन है, फैक्चुअल है। इसी पे सोनम वांगचुक जो है और लद्दाख के लोगों ने भी जो है कितनी आवाज़ उठाई, लेकिन
हमारी सरकार ने उनको बॉर्डर तक नहीं जाने दिया। तो आज ज़रूरत है कि देश की जनता चीन को ये सवाल उठाए और चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करे कि हम चीन का 1 रुपये का सामान भी नहीं खरीदेंगे, बेचेंगे। अपने आप इनको समझ आएगा कि जब हर साल आपको 100, 125, 150 बिलियन डॉलर का बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा, अपने आप चीन जो है आपके पास आएगा कि गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिए। सुई से लेकर के और एक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला आपका जो ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, वो भी हम चाइना से मंगाते हैं। आखिरकार भारतीय सरकार, भारतीय कंपनियां क्यों असफल हैं? अभी तक वो चाइना का विकल्प बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं खोज पाई हैं। देखिए, इसका एक जो मेन रीज़न है वो हम ये कह सकते हैं कि चाहे अब की सरकार हो या पहले की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज भी आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम कंप्यूटर की उसकी बात करें या इवन आप एक 50-60 रुपए की जो दिवाली पे जो हम लड़ियाँ लगाते हैं या होली पे पिचकारी हैं, उनकी अगर हम बात करें, बहुत सारा ऐसा सामान है जो चाइना से हम लोग ख़रीदते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके ट्रेड को कब्जा करना चाहिए, और यही काम चाइना कर रहा है। हमें उसका जवाब देना चाहिए और हमें अपना जो स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे हैं, हो सकता है वो 2 रुपये 5 रुपये महंगे मिलें, लेकिन हमें पूरी तरीके से स्वदेशी प्रोडक्ट जो अपने हैं उन्हें अपनाना चाहिए। आखिरकार जब हम वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं तो उसके एवज में चाइना वन इंडिया पॉलिसी का सम्मान क्यों नहीं करता? सर, इसका मेन आंसर हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए। अगर हम अपनी पूरी हिस्ट्री को उठा के देखें तो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से हमारी कंट्री उतना एग्रेसिवली या उतना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट अपना नहीं प्रेजेंट कर पाई थी वर्ल्ड के सामने, जियोपॉलिटिक्स के सामने। तो आपकी स्टार्टिंग में जो एक इमेज होती है वो एक इमेज बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है कि अच्छा, इस कंट्री को हम जितना डोमिनेट करेंगे या जितना इसके साथ करेंगे उतना ये वैसे झुकती जाएगी, उतना ऑपरेशन ही करती रहेगी। तो पहले के टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी एग्रेसिव नहीं थी, वो अपने आप को पहले नहीं रखते थे। हम पहले इतने अपने आप में वो भी नहीं थे, सेल्फ कैपेबल भी नहीं थे, हमें औरों की भी हेल्प करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में अगर हम देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ जो नेहरू के टाइम से चलती हुई आ रही हैं, उसका एक रीज़न है कि आज चाइना हमारे ऊपर इतना डोमिनेट, क्योंकि उसको हमारा पता चल चुका है कि 2014 से पहले हमारा क्या रिएक्ट होता था। हमारा 26/11 हुआ, हमारा पार्लियामेंट अटैक्स हुए, इतने सारे अटैक्स हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने कभी इतना ऐसे मुँह तोड़ जवाब कभी देना सोचा ही नहीं। आप अगर उठा के देख लें, फैक्ट्स उठा के देख रहे हैं, बट जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से हमारे एग्रेशन आया है, तो वर्ल्ड को पता चला है कि हाँ, अब ये वो पुराना वाला इंडिया नहीं रहा है जो ये पहले था, कि कितनी अटैक्स कर लो, कुछ भी कर लो, आप अक्षरधाम पे अटैक्स करा लो, ये चुपचाप बैठा रहेगा जस्ट फॉर वोट, कि आप कुछ भी बोल रहे, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से। तो धीरे धीरे पिक्चर चेंज हो रही है, हमारा एक डोमिनेंट रूप सामने निकल कर आ रहा है। तो अब वर्ल्ड के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। तो जी, सवाल फिर वही, भारत के अंदर क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके, जो तिब्बत पहले एक संप्रभु राष्ट्र था, एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उसको ज़बरदस्ती चीन ने कब्जाया। तो जब वो कहता है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, तो भारत क्यों नहीं कह पाता कि तिब्बत आपका हिस्सा नहीं है? सर, मैं फिर वही चीज़ बोलना चाहूँगी, रूट कॉज पे अगर हम जाएंगे उसको देखने की कोशिश पुरानी बातों को छोड़ दें, अगर हम 10 सालों की बात करें, एक बार भी क्यों इस सरकार के मुखिया में, सरकार में कहने की हिम्मत नहीं है कि तिब्बत आपका हिस्सा नहीं है? जैसे वो तैसा करें ना, फिर हम टिट फॉर टैट करें। क्या हम किसी दबाव में हैं? सर, एक तो हमारा ये हमेशा से रहा है कि हम किसी के उसमें जाके टांग नहीं अड़ाते हैं बीच में, अगर उनको कुछ भी करना होता है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था, हम उसमें हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया है। साइड बाय साइड ताइवान और चाइना का रिलेशन देखें, उसमें भी हमने फुल फ्लेज होके नहीं बोला है कि हमारा स्टैंड क्या है। तो रही बात चाइना और तिब्बत की उसकी, तो हम फुल फ्लेज नहीं आते, वो उनका अपना आपसी मामला है। वो मतलब हम लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक होके चलते हैं, दोनों टाइप्स को बचाते हैं। वो तो डिप्लोमेटिक नहीं हो रहे ना, वो सीधे कह रहे हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है। दैट इज द रीजन, अवैध कब्जा है अरुणाचल पे हम। हाँ, तो सर वही है कि हमारी चाइना जो है वो एक वन सिंगल पार्टी वाला नेशन है, उसमें वन आइडियोलॉजी चलती है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज नेशन है और यहाँ पे मल्टीपोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे वही हो जाता है सर, आप कुछ भी बोलेंगे, आपको 10 चीज़ें देखनी है, आपको आपने अगले वाले इलेक्शंस का भी देखना है, आपको अपोजिशंस का भी देखना है। आप कोई भी स्टेटमेंट ऐसी फुल फ्लेज नहीं दे सकते। यू हैव टू थिंक, वो पूरा 180 व्यू में आपको देखना पड़ता है। अगर
अगर हम जस्ट इमेजिन अगर हमारे कंट्री में एक ही पार्टी सिस्टम हो जाए, एक ही आइडियोलॉजी चले और कोई अपोजिशन ही ना हो, तो इसमें ये वाली चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप कोई भी बिल लेकर आएंगे आपको अपोज ही नहीं करना, आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे आपको अपोज ही नहीं करना। लेकिन बात वही है ना कि इसमें फिर बात आती है निरंकुशता की, बात आती है तानाशाही की, और जो डेमोक्रेसी जो होती है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अधिकार सबको देती है कि अपनी आवाज़ को वो मुखरता के साथ तो सर फिर उसी उठा सकें। उसी का एग्जांपल है कि चाइना इज़ अ कंट्री जो आज के टाइम में इतना फ्लरिश्ड हो रहा है, उसने अपने ट्रेड की वजह से कितनी कंट्रीज़ को डेप्थ में लेकर आ गया। श्रीलंका को देखिए आप, पाकिस्तान को देखिए आप, सीपैक जो वो बना रहा है वो उसको देखिए, सिल्क रूट का जो वो कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसकी एक ही आइडियोलॉजी है और वो अपने तो क्या आप प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं कि भारत में एक आइडियोलॉजी का शासन हो, भारत में कम्युनिस्ट देश बन जाए या भारत ऐसा? सर ये मैं बोलने के लिए तो अभी मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब भी एक आप घर में भी देखिए ना, घर में जब एक इंसान की चलती है तो उस घर में एक डिसिप्लिन फॉलो होता है। अगर सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे तो वहाँ पे फिर कोई कितने बजे उठ रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है, वही एग्जाम्पल कि एक रूल रेगुलेशन हर एक का पर्टिकुलर होना चाहिए। तो दैट इज़ अब कंट्री में हमारा रूल रेगुलेशन तो है, बट कोई सबको, अभी रिसेंटली आप दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है, मतलब एक CRPF जवान शहीद हो गए हमारे, बट द पीपल आर सपोर्टिंग द नक्सलवादी फॉर दैट फेवर। तो अब वही देखिए सबका, सर टू मच डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, हर एक चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अभी जो बात हुई जी कि हम नहीं कह पाते, हम इतने समर्थ नहीं हैं, हम चीन की बात छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम बात आते हैं कि नेपाल उसने भी ये हिमाकत की कि उसने लिपुलेख काला पानी का जो हिस्सा है उसको अपने मैप में दिखा दिया। तो ये बात ऐसी है कि जो नेपाल है, हमें पता है हम नेपाल से डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो काइंड ऑफ काफ़ी जब से लाइक 2014 के बाद से जब बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह आए हैं, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो उसके बाद से इंडिया ने बहुत तरक्की करी है। तो आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे जो देश हैं, चाइना, नेपाल वगैरह, वो हमसे जलने लगे हैं, काइंड ऑफ जलने लगे हैं। तो वो एक तरह से एक टेक्निक अपना रहे हैं जिसको कहते हैं प्रेशर टेक्निक, जो अपने जो चाइना एंड इंक्लूडिंग नेपाल जो अपने मैप्स वगैरह हैं, हिस्ट्री है, उसको चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, डायनेमिक होती रहती है। हिस्ट्री कभी डायनेमिक नहीं हो सकती, हिस्ट्री इज़ परमानेंट। तो ये वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, तो मेन रीज़न इसका ये है। और इंडिया पॉलिटिकली, वर्ल्ड पॉलिटिकली ये सब इसलिए नहीं कर पाता, चाइना को जवाब नहीं दे पाता, अरुणाचल जो तिब्बत वाला जो चाइना को नहीं दे पाता, नेपाल को नहीं दे पाता, इसका मेन रीज़न ये है, फर्स्ट रीज़न ये है कि इंडिया में लिबरल बहुत ज़्यादा हैं, जो काइंड ऑफ सेकुलर होने का नाटक करते हैं और लिबरल होने का नाटक करते हैं। मतलब और पॉपुलेशन इज़ द गेम, एंड इंडिया की इंटरनल इशूज़ ही सॉल्व नहीं हो पाते, तो आउटर इशूज़ कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है अभी वहाँ पे लाल किला में बम फटा, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता रहता है, हर जगह लड़ाई है, कॉमर्स वाले साइंस से लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ाई है, आर्ट्स वाले सब बहुत जगह लड़ाई है। सवाल है कि जो जवाब भारत को देना चाहिए, इंटरनल इशूज अगर जब सॉल्व हो पाएंगे तभी तो ऑर्डर कर रहेंगे। जैसे सरोज नगर में बॉम्ब फटा, सब जगह बॉम्ब फटा, तो इंटरनल जैसे अभी चेकिंग होती है। फेलियर किसका? फेलियर बोलूँगा कि थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है, फेलियर है। जो मैंने सवाल इनसे पूछा कि चाइना से तो हम चलो झुक गए कि हम टेक्निक में कमज़ोर हैं, हम सेना में कमज़ोर हैं, हम और अन्य चीज़ों में कमज़ोर हैं, नेपाल ने भी ये हिमाकत की और नेपाल से हम जवाब नहीं दे पाए। तो हमारी कैसी ये पॉलिटिक्स है, हमारी कैसी डिप्लोमेसी है कि हम किसी को ढंग से जवाब नहीं दे पाते? देखिए, भारत को एक हाथी का भी जो है सिंबल के तरीके से कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिछले कुछ एक सवा दशक में, 1.5 दशक में वो जो हाथी है वो हाथी ही झुक गया है। भारत जो है किसके आगे आज खड़ा है? अमेरिका हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों में, चेन्स में डाल के वापस भेजता है, और हमने क्या किया? आप वो समय याद कीजिए जब अमेरिका ने हमारे एक डिप्लोमेट के साथ बहुत घिनौनी हरकत करी थी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और यहाँ पे क्या हुआ था? जो एम्बेसी के सारी सिक्योरिटी हटाई गई, चाहे उसका बाकी इम्पैक्ट कितना हुआ हो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पूरे देश के नागरिकों पे एक मेंटल इम्पैक्ट था कि हमारे देश की सरकार हमारे देश के किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी नहीं सहन करेगी। लेकिन आज छोटे से छोटा देश भी, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आप पिछले कुछ स्टेटमेंट्स देख लीजिए, जो अभी का प्रधानमंत्री है, हर कोई भारत को आज धौंस दिखा रहा है। और वो क्यों दिखा पा रहा है?
क्यों? क्योंकि हमारी जो आज की सरकार है, जो पिछले 11 साल से काबिज़ है, ये नहीं कि पिछले 6 महीने से या 10 महीने से या 1 साल से या 2 साल से, 11 साल से वो सरकार है, तो वो सरकार क्या झक मार रही है? देश में कितने हमले हो रहे हैं? अभी आपने कंधार की बात करी और अटैक्स की बात करी, वो मैक्सिमम किस पीरियड पे हुए? पार्लियामेंट अटैक कब हुआ? जब बीजेपी शासन में थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? हमें आज इस पे जाने की ज़रूरत है कि क्या बीजेपी की चाइना के साथ कोई साठगांठ है? क्या हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका के साथ कोई साठगांठ है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इतनी धौंस के साथ प्रधानमंत्री को कुछ भी कह देता और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है आगे कुछ कहने की? डोनाल्ड ट्रंप ये खुलासा करते हैं कि मैंने और अमेरिका ने इतनी ज़्यादा जो है फॉरेन एड हमने भेजी, वो किसको गई? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को। तो हमें आज इस सारी चीज़ों के तह में जाने की ज़रूरत है। रूट कॉज क्या होता है? रूट कॉज ये होता है जब आप वाकई रूट में जाते हो, आप सिर्फ रूट कॉज के नाम पर ऊपरी परतों की बातें करते हो, वो रूट कॉज नहीं होता। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, और अगर वो बेसिक चीज़ें भी नहीं संभाल सकती, हमारी आन, हमारी इज्जत, हमारी ज़मीन, तो उस सरकार को सरकार में रहने का रत्ती भर भी जो है, एक क्षण का भी हक नहीं है। आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज के दिन मैं सरकार को खुलेआम कहता हूं कि आप सभी अपना इस्तीफ़ा दीजिए। ये सरकार वैसे भी एक फ़र्ज़ी सरकार है जिसको देश के लोगों ने चुना नहीं। पिछले आम चुनाव में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 543 में से 538 सीटों पर वोट्स पोल्ड वर्सेस वोट्स काउंटेड मैच ही नहीं हुए। तो एक ऐसी सरकार जो कि लोगों ने जिसको चुना नहीं, वो देश को अपने काबज़ करके बैठी हुई है और देश के नुकसान पे नुकसान कराई जा रही है। हमें इस रूट कॉज पे जाने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश में अगर पीएम मोदी जाते हैं तो कहता है कि उनके दौरे पर आपत्ति जताता है, अमित शाह के दौरे पर आपत्ति जताता है। सर मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि एशिया में जो कुछ कंट्रीज़ का अलायंस बना है ब्रिक्स, तो उसमें उस हिसाब से भी कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं उन्हें अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है। तो उस हिसाब से इंडिया भी मेरे ख्याल से अभी कुछ इतना वो अलायंस में जुड़ा हुआ है ब्रिक्स में, तो वो इतना अभी ज़्यादा मतलब अटैक वगैरह नहीं कर सकता। अटैक की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है जवाब की। जवाब जो होना चाहिए स्पष्ट और क्लियर, क्या वो जवाब कभी भारत दे पाता है? हमेशा डिप्लोमेसी चलती रहेगी, डिप्लोमेटिक जवाब दिए जाएंगे। जब आप डिप्लोमेटिक जवाब ज़्यादा देते हैं ना और एक स्पष्ट रेखा नहीं खींचते किसी के सामने, तो फिर उसको आपकी कमजोरी समझा जाता है। हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा कुछ सीरियस अगर इससे ज़्यादा होता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब सरकार इसके खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेगी ही। भारत सरकार की चाइना के साथ इस समय जो नीति है, वो नीति सही है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? सर बदलाव तो होना चाहिए, अगर क्योंकि ऐसा फ्यूचर में ऐसे तो चलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अफेक्ट होंगे और उन्हें जो उनके जो राइट्स वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके लिए।